जय हिंद दोस्तों, कल थी बड़ी मीटिंग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यानी कौन सा फार्मूला होगा, क्या आधार होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होगी, ये तय करने के लिए मीटिंग है। 15 मुद्दे सरकार के सामने भेजे हैं। न्यूनतम वेतन 36,000 हो, फैक्टर 2 से कम ना हो। आपको जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 8 महीने बचे, 8 महीने में एक कमीशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 26 उसकी डेट है। यानी बेसिक चीज जिसके हिसाब से आप सर्वे करो, एनालिसिस करो और निगोशिएशंस करो, बातें करो। यानी उसमें क्या बदला हुआ है, बड़ा बदला हुआ है। 15 पॉइंटों पर बात हुई और पूरी चिट्ठी निकल के आ गई है कि शिवगोपाल मिश्रा जी ने क्या क्या बात किया, कौन कौन उनके साथ थे, और फिर उसके ऊपर जो एक्सपर्ट हैं, यानी जो वित्त सचिव हैं, वाणिज्य सचिव हैं, उन्होंने अपनी राय क्या दी है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, यानी जो ये चर्चा कल थी, यानी डीओपीटी के साथ जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक, आखिर क्या निकला, क्या मुद्दे, क्या ठोस आधार, इसके ऊपर सबसे पहले इसका कंक्लूजन करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए आज जो लिखा है सीधा राष्ट्रीय पद सभी कर्मचारी पक्ष की तरफ से 10 फरवरी 2025 को सचिव डीओपीटी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी सीमित में बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों। अब ये आप लेटर देख सकते हो, इस पे ये नहीं जाना कि ऊपर एक डेट गलत, बाकी 3 पेज का लेटर हर जगह वायरल हो रहा है। और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या मांग की है, क्या डीए मर्ज होगा, 5% पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटेशन लगा करके सीजीएसएस की प्रॉब्लम, मेडिकल अलाउंस की प्रॉब्लम, उन्होंने कहा है रक्षा और रेलवे के लिए अतिरिक्त भत्तों की बात। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, जरा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आज 10 फरवरी 2025 को सचिव डीओपीटी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। स्थायी समिति के निम्नलिखित कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। पहले शिवगोपाल मिश्रा जी, एम रघुवैया, ये बड़े नेता हैं जेसीएम के, श्री कुमार, और ये सदस्य हैं, ये एआईडीएफ के महासचिव हैं, ऑल इंडिया डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज के, जेआर भोसले सदस्य स्थायी समिति, श्री गुमान सिंह, बीसी शर्मा, श्री रूपक सरकार और तपस बोस। दोस्तों, ये है क्रीम, और ये है हमारे जितने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं, शायद 1 करोड़ से ज्यादा है, उनका जो रास्ता है ये तय करेंगे आपको क्या मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी बता रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी मांगा गया है, और अलग से यानी जो बेल्ट फोर्सेस है, एक रक्षा विभाग जो सिविलियंस का है, डिफेंस एम्प्लॉय, उनके लिए अलग है, लेकिन आपसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अलग मांगा जा रहा है जो कॉम्बिटेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से मांगा जा रहा है। और इन्होंने जो अपनी बातें रखी, यही मूल आधार होगा। और ये पहली बैठक, इसके बाद आगे लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट से बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी ब्लूप्रिंट यानी आधार यानी फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला में बड़ा बदला हुआ है कि 3 लोग थे, 3 लोगों के ऊपर सर्वे था, वो 5 किए गए। 5 कैसे किए गए? पहले था हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा, अभी हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा और पेरेंट यानी माता पिता को भी शामिल किया जाएगा। अब स्वतः जब 2 लोग बढ़ेंगे तो आपकी चीजें बढ़ेंगी। और क्या क्या चीजें रखा है, अब इन्होंने किस तरीके से आप लोगों के लिए जो लेटर डाला है उसके बारे में बात करते हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि बैठक मुख्य रूप से एनसी नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा अग्रेसित 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया कि उनके द्वारा अग्रेसित 8वें वेतन आयोग के प्रत्येक विचारार्थ विषय के बारे में संक्षेप में बताएं। यानी जो उन्होंने 15 पॉइंट रखे थे उनके बारे में जरा बारी बारी से बताइए, फिर उसका हम एनालिसिस करेंगे। कर्मचारी पक्ष की ओर से हमने इस बात पर जोर दिया, यानी शिवपाल मिश्रा और उनकी पूरी कमेटी जिसमें 8 लोग हैं, कि जो मसौदा हमने भेजा है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 2 प्रमुख मंत्रालयों अर्थात रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लचीलापन प्रदान करता है। मतलब उन्होंने कहा हमें कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। क्यों रेलवे और रक्षा का नाम लिया? क्योंकि ये दोनों ही मंत्रालय विषम और जोखिम भरी कार्य स्थितियों से गुजरते हैं और कई तरह के आकस्मिक इंसिडेंट होते हैं, मृत्यु होती है, तो इसके लिए जोखिम है। हमने अपने माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम बच्चों के लिए सारी चीजें डाली है मेरे। अब उन्होंने बोला है
कि हमने अपने पेरेंट को भी साथ जोड़ा है, क्योंकि ये हमारी एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, जैसा कहा गया है। अब उन्होंने कहा है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2022 और परिवारों की इकाइयों को 5 किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने 2022 का नियम है कि आप पेरेंटिंग से बच नहीं सकते, ये कानून है, तो आप उनको भी शामिल करिए, 2 और बढ़ाइए, अभी तक 3 का सर्वे कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ कहा है कि आज का जीवन की आवश्यकता है कि पोषण स्तर पर विचार करते हुए जिसमें कई मदों को जोड़ा जाना है, ताकि 8वें वेतन आयोग को सभ्य और गरिमापूर्ण जीवन यापन मजदूरी की सिफारिश कर सके। उन्होंने कहा है जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है, तमाम चीजें पहले से अब जुड़ गई हैं, और जुड़ गई हैं तो उसको भी आपने मद्दे नजर रखना है, उसको भी आपने कंसीडर करना है। अब उन्होंने क्या क्या मुद्दे सुलझाए, आप इसके बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि अतीत की तरह उन मुद्दों को 8वें वेतन आयोग को नहीं भेज, उन्होंने कहा कुछ हमारे 7वें वेतन आयोग के मुद्दे थे और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लटके। उन्होंने कहा है 5% पेंशन की बढ़ोतरी, 5% पेंशन की बढ़ोतरी 65 साल उम्र के बाद, ये मुद्दा फाइनेंस डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहां पड़ा हुआ है, और इसकी पूरी सिफारिश उन्होंने कहा है कि संसदीय जो लोकसभा के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, उन्होंने अपनी सिफारिश कर दी है कि कोई औचित्य नहीं है कि 80 साल के बाद आप 20% बढ़ोतरी करो। यानी वो 20% की बढ़ोतरी 65 के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20, वो इस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा डेथ रेट भी आप समझ सकते हो 80 तक लगभग होंगे, 5 से 10% लोग ही पहुंचते होंगे, उससे पहले ही सब भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा है कम्यूटेशन रिकवरी के लिए बार बार कहा है कि बार बार लोगों को अदालत में जाना पड़ रहा है, जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। आप केंद्र सरकार के कर्मचारी, आप समझ सकते हो गुजरात सरकार दे सकती है, हिमाचल दे सकती है, आंध्र दे सकती है, तेलंगाना दे सकती है, कि उन्होंने 12 साल यानी जो हम कम्यूटेशन लेते हैं 50% या 40%, उसकी रिकवरी 15 साल की जगह 12 साल तक कर दी जाए। उससे वर्तमान में जो आरबीआई की गाइडलाइन है उनका आपको ब्याज की वसूली हो जाएगी और मूल रकम तो वसूल होगा ही होगा। इससे कर्मचारियों को भी आपकी तरफ से एक सहानुभूति और सहूलियत मिलती, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपना पेंशन जो लाइफ है वो जी सके। दोस्तों ये रखा। फिर उन्होंने रखा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए प्रतिमाह करने पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू पर जोर दिया जाए। यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जैसे फौज में 1000 मिलता है उधर भी है। और उन्होंने सीजीएचएस के संबंधित मुद्दों को उन्होंने कहा इसके इन पैनल हॉस्पिटल और तमाम तरीके की दिया जाए। और इसके बाद कहा उन्होंने कहा अब उन्होंने कहा है कि कुछ पे लेवल को विलय किया जाए। यानी पे लेवल की बात किया है, 1 और 2 को 1 कर दिया है, 3 और 4 को 1 और 5, 6 को 1, यानी 1 से 6 तक जो पे लेवल है उन्हें 3 की श्रेणी में ला दिया जाए, 1, 2, 3। और इस तरह इन पे लेवलों की जरूरत नहीं है। बात की उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, बात की उन्होंने होटल सब्सिडी की, तमाम चीजों की बात की। उपरोक्त के अलावा रेलवे कर्मचारियों से संबंधित उन्होंने जोखिम भत्ता की बात की। और उन्होंने कहा है कि डीए की बात की, जैसे ही डीए 50% हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक मर्ज कर देना चाहिए। इसके लिए स्थायी प्रावधान करिए, ये नहीं कि ये कंफ्यूजन और सस्पेंस रहे। जैसे ही डीए 50% हो गया वो आपकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में जो डीआर बोलते हैं, डेनेस राहत, उसको मर्ज कर देना चाहिए। इन मुद्दों को सामने उठाया। कह रहे हैं कि हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने कहा कि स्टाफ पक्ष के साथ चर्चा के बाद स्टाफ पक्ष द्वारा अग्रेसित संदर्भ की शर्तों के संबंध में अधिक स्पष्टता है। उन्होंने आगे कहा है कि यह पहली बैठक है, भविष्य में ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने स्टाफ पक्ष की बैठक में अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने के लिए धन्यवाद दिया। साथियों, हम एनसीजेसीएम के घटक संगठनों कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को एक अलग प्रपत्र जारी कर रहे हैं ताकि वे प्रत्येक संदर्भ की शर्तों को औचित्य के साथ अपने विचार भेजें, ताकि यह कार्यालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दों को ज्ञापन और अंतिम रूप देने में सक्षम हो सके। यानी 8वें सीपीसी की जल्द से जल्द उन्होंने कहा है शुभकामनाएं। और इन्होंने इन सब बातों को उन्होंने कहा है कि हम सबको ड्राफ्टिंग के लिए भेजेंगे, क्योंकि जेसीएम में कुछ और भी सदस्य वो शायद उनके और रूपरेखा बदलने के लिए उन्होंने कहा है कि इस बार पारदर्शी और व्यापक रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल की बात है। जैसे 7वां वेतन आयोग थोड़ी जल्दबाजी में हुआ था, अब इसी को इन्हीं के ऊपर पूरी चर्चा के लिए आप देख सकते हो TV9 भारत पर जो उनके एंकर हैं पंकज जी, उन्होंने बड़ा सवाल किया। और सवाल है सामने पूर्व वाणिज्य उद्योग सचिव भारत सरकार के अजय द्वा जी। उनसे पूछा गया कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का कितना असर होगा और फिटमेंट फैक्टर का क्या तरीका रह सकता है। और आज की जो आर्थिक नीति के हिसाब से उन्होंने कुछ 2-3 मिनट 4 मिनट का वीडियो, तो उन्होंने ये कहा है
कि फिटमेंट फैक्टर पहले 1.18 से शुरू हुआ, फिर 1.86 और 2.57 तक गया, और इससे इसको डीए के साथ अब इनकी जो डिमांड है जेसीएम की, कह रहे हैं कि डबल करिए, कम से कम डबल। और डबल जब भी कह रहे हैं कि नहीं, डीए को मिलाकर के डबल करिए, सिंगल को डबल मत करिए, डीए को मिला के डबल करिए। उसके बारे में वो बात कह रहे हैं कि कितना सक्षम है, क्या हो सकता है सरकार। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा एनालिसिस है कि लगभग आपकी 30% सैलरी आएगा, यानी जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उससे 30% आपकी सैलरी में उछाल आएगा। यानी संकेत अच्छे हैं, और सब लोग ये कह रहे हैं कि लगातार वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का जो रुख है, क्योंकि फाइनल आपको समझ सकते हो, फाइनल हरी झंडी वहीं से मिलनी है, और लगातार इसकी बैठकें होंगी, लगातार बहुत सारे प्रस्ताव उनके पास जाएंगे। और आज जो कह रहे हैं कि 2027 तक हमारी आर्थिक जो भारत की कह रहे हैं दशा अच्छी बढ़ेगी, और उनका जो फॉर्मूला है कि टैक्स छूट कर रहे हैं, बाजार में पैसा आएगा, तमाम बिंदुओं को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहा कि इस बार कर्मचारी और पेंशनर्स को अच्छा फायदा होगा। दोस्तों, ये थी कल वाली अपडेट। धन्यवाद।